सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु को याद करते हुए मैं और हमारे साथ आदरणीय परम विद्वान पंकज जी हैं, हम दोनों की तरफ से, दोनों की ओर से सभी सुधी श्रोताओं विद्वानों का धर्म मीमांसा चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज एक बिल्कुल ही भिन्न विषय पर हमने वार्ता रखी है, लेकिन ये विषय बहुत आवश्यक है, हम सब किसके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। वो विषय है भाषा। भारत एक अनोखा देश है संसार में, या कहें कि विचित्र देश है, जो भाषा को लेकर अति समृद्ध रहा है, अति समृद्ध। भारत के पूर्व अभी जो ऑस्ट्रेलिया है वहां तक, और पश्चिम में आप चले जाएं तो इंग्लैंड और स्पेन तक, सर्वत्र भारतीय भाषाओं का प्रभाव रहा है। क्योंकि एक प्रकार से हम कह सकते हैं गर्व से कि भारत भाषाओं की जननी रहा है। भाषाओं की, संख्या की और ज्ञान की। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज भी इंग्लैंड की भाषा पर आश्रित है। धीरे धीरे इस वातावरण में परिवर्तन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण अंग्रेजी के प्रति जो एक व्यामोह था उसमें काफी कमी आई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश की भाषाओं को जो सम्मान और स्थान मिलना चाहिए वो अब तक अप्राप्य है। इसका एक प्रधान कारण जो मैं मानता हूं वह है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन उनको भारत की हर चीज, भारत की भाषा विशेषकर से चिढ़ थी, घृणा थी, वितृष्णा थी। ऐसा क्यों था? तो वे अंग्रेजों के पिछलग्गू थे, अंग्रेजों के एजेंट थे। अंग्रेजों का यदि चमचा कहा जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनको इंग्लैंड का कुछ भी हो, चाहे जूठन ही क्यों ना हो, वह उनको अति सुस्वादु लगता था। तभी उन्होंने विचित्र पुस्तकें लिखी। एक का नाम दिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो व्यक्ति स्वयं भारत की खोज कर रहा हो उसे क्या पता कि भारत क्या है। आरंभिक जीवन भी जवाहरलाल नेहरू का जो बीता था प्रयागराज में, उन पर जो एक सज्जन है राव, उन्होंने जीवनी लिखी और बताया कि घर के दो हिस्से थे, आधे हिस्से में अंग्रेजियत थी और आधे हिस्से में फारसी का राज था। फारसी या उर्दू जो कहें, अर्थात एक ओर मुसलमानी, दूसरी ओर ईसाइयत। और यह भी कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु तक जवाहरलाल प्रयागराज के किसी विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने नहीं गए। उर्दू फारसी के लिए वहीं के मौलवी आते थे और अंग्रेजी के लिए ईसाई, पादरी और अन्य लोग आते थे। 14 वर्ष की आयु के बाद उनके पिता मोतीलाल नेहरू को पादरियों ने कहा कि अब आपके पुत्र को स्कूली शिक्षा दी जानी अनिवार्य है, और उसके लिए मोतीलाल नेहरू को कोई भी उपयुक्त विद्यालय भारत में नहीं दिखा और सीधे अनुशंसा की गई कि इनको इंग्लैंड भेज दिया जाए। तो 14 वर्ष की आयु से लेकर के लगभग 21 या 22 वर्ष तक जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई इंग्लैंड में हुई।
तो देश का जो भाव होता है, देश काल परिस्थिति से अनभिज्ञ एक बालक इंग्लैंड पहुंच जाता है 14 वर्ष की अवस्था में, और वहां से पढ़ लिख कर वापस आता है, तो वह तो ब्रिटिश प्रोडक्ट है ना। अब आप देखिए कि उस कारण से क्या क्या नहीं किया नेहरू, और जिसका कुपरिणाम आज हम सभी लोग भोग रहे हैं। 144 करोड़ जनता भोग रही है। अपने देश के किसी भी चीज पर गर्व करना, ये पंडित नेहरू को, जवाहर नेहरू को शोभा ही नहीं देता था। यहाँ की भाषाएं अच्छी नहीं थी, यहाँ की और भी चीजें अच्छी नहीं थी। हाँ, यह अवश्य था कि इसी देश का प्रधानमंत्री बनना था, शासन करने का शौक था, और शासन का जो सुख था वो भोगने का शौक था। मेरे सामने एक विषय आया जिस पर मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि उर्दू कोई भाषा नहीं है, तो उसमें मेरा पुस्तक लेखन का कार्य चल रहा है। उस कार्य के समय एक मेरे सामने पुस्तक आ गई रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा वैसे तो कम्युनिस्ट थे, और उनकी बहुत सारी बातों से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन यह सत्य है कि हिंदी के जितने भी साहित्यकार हुए हैं, उनमें रामविलास शर्मा ने हिंदी भाषा के लिए सर्वाधिक कार्य किया। अनेक पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने। मेरा सौभाग्य है कि मुझे अनेक पुस्तकें उनकी पढ़ने का अवसर मिला। प्रस्तुत पुस्तक हिंदी भाषा पर है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के विषय में उन्होंने लिखा है, और वही मैं दर्शकों के समक्ष रखना चाह रहा हूं। फिर दर्शक स्वयं इस परिणाम पे पहुंचेंगे कि नेहरू ने कितना बड़ा इस देश के साथ अन्याय किया। भाषा क्या नहीं होती है, भाषा हमारी पहचान होती है, हमारी प्रगति का आधार होती है। हम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे साथ में। लेकिन नेहरू ने ये सब करवा दिया। तो मेरे सामने वो पुस्तक के कुछ अंश हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नेहरू हिंदी विरोधी थे। उन्होंने हिंदी में कभी कुछ लिखा नहीं, कम से कम मुझे तो ज्ञात नहीं। चूंकि प्रयागराज के थे इसलिए बोल लेते थे, और बोलना भी वैसा ही जैसे प्रयागराज का कोई साधारण व्यक्ति बोलता होगा। उनकी भाषा में कभी कोई साहित्यिक पुट नहीं था, शब्द कोई अच्छे गंभीर नहीं होते थे। हमारे एक आचार्य हुआ करते थे, वो बताते थे कि इत्ते उत्ते करके बात करते थे। इत्ते लोग आ गए, उत्ते लोग चले गए, ऐसे बोलते थे वो अपने भाषणों में। इत्ते उत्ते बोलना बुरा नहीं है, लेकिन जो प्रयागराज की जो कहिए कि बोली थी, वही उनकी जीवा पर चढ़ी हुई थी। आश्चर्य तब होता है जब हमें ज्ञात होता है कि उस व्यक्ति का जन्म प्रयागराज में हुआ था। उत्तर प्रदेश सदा से हिंदी का गढ़ रहा है, और उस प्रयागराज में जन्म लिया हुआ बच्चा हिंदी से लगभग अनभिज्ञ है, लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता। और यह भी हमें आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए कि हिंदी के प्रति जो दुराग्रह था जवाहरलाल का, वो दुराग्रह उस परिवार में आज तक है। राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती, वो हिंदी नहीं पढ़ सकते, हिंदी लिख नहीं सकते। संसद में उनकी सीट के नीचे एक दिन एक पर्ची मिली थी जिसमें रोमन लिपि में हिंदी लिखी थी। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता था, वो लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, भारत का शासक रहा। और राहुल गांधी, जिसे हिंदी नहीं आती, वो सपना देख रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। इस देश के लिए, इसके समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इससे अधिक अपमानजनक क्या हो सकता है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था हिंदी को लेकर, उस विषय में हमें जानकारी देते हैं रामविलास शर्मा। वे कहते हैं कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का निर्वाह शायद देश में इतना आवश्यक नहीं होता जितना विदेश में, क्योंकि देश में आप कितनी भी अंग्रेजी बोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यदि आप विदेश जाते हैं वहां कोई पूछ देगा आपसे कि आपकी भाषा क्या है, तो आपकी स्थिति डामाडोल हो जाती है। आप यह नहीं बोल सकते कि अंग्रेजी है। यह नेहरू के साथ हुआ। रामविलास शर्मा लिखते हैं कि अखबारों के अनुसार स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी में प्राग्ञ ज्योतिषपुर में कहा था, मैं अंग्रेजी का पक्षपाती हूं। देखिए वाक्य, भारत का प्रधानमंत्री कहता है मैं अंग्रेजी का पक्षपाती हूं। कितनी बड़ी विडंबना है। मैं चाहता हूं कि न केवल भारत में अंग्रेजी पढ़ी जाए वरन उसकी शिक्षा का और भी प्रसार हो। जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होगा तो भारतीय भाषाओं का क्या होगा? क्या भारतीय भाषाएं इस योग्य नहीं थीं कि उनमें शिक्षा का प्रसार हो? अब यहां पर विदेश में जो अपमान झेलना पड़ा था नेहरू को, उसके लिए थोड़ा संभल कर बोलते हैं, लेकिन मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि कोई अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा कहे। अब देखिए विडंबनापूर्ण स्थिति। क्यों? मैं चाहता हूं कि लोग इस बात पर ध्यान दें। यह कहना कि अंग्रेजी एक राष्ट्रीय भाषा है सत्य के विरुद्ध है, यह झूठ है। मैं नहीं समझता कि यह दलील कैसे दी जा सकती है। यह बात विचारणीय है कि हम कब तक अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं या व्यावहारिक कारणों से अंग्रेजी और हिंदी दोनों को काम में लाते हैं। ये जो अंतिम वाक्य है इसी ने सारा सत्यानाश कर दिया। जब आप मानते हैं कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती तो उसको एक झटके में दूर कर देते। वो कौन सा दबाव था आपके ऊपर कि आप स्वयं बोल रहे हैं कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों व्यावहारिक कारणों से? क्या व्यवहार है? व्यवहारिकता क्या है इसमें? लेकिन इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। नेहरू ने कभी भी हिंदी को महत्व नहीं दिया, हिंदी को स्थान नहीं दिया। संविधान में भी हिंदी के प्रति ढुलमुल रवैया रहा। इसके बाद और लिखते हैं रामविलास शर्मा कि अखबारी विवरण के अनुसार श्री नेहरू ने कहा कि विदेश मंत्री की हैसियत से अन्य देशों को कागज पत्र भेजते हुए वह बड़े असमंजस में पड़े कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती उन्हें अंग्रेजी में लिखे हुए कागज पत्र कैसे भेजे जाए। दुनिया अंग्रेजी बोलने वाले देशों से बड़ी है, इनको इस बात की अनुभूति हो रही है। अब बड़े असमंजस की बात थी। उन्होंने अंग्रेजी में कागज भेजना बंद कर दिया। अब वह सदा उन्हें हिंदी में भेजते थे। उनकी सुविधा के लिए अंग्रेजी में अनुवाद साथ रहता था, लेकिन मूल हिंदी में होता था। जब उन्हें रूस या चीन से कोई पत्र मिलता था तो वह हमेशा रूसी या चीनी में होता था। हो सकता है कि रामविलास शर्मा कह रहे हैं साथ में अंग्रेजी में अनुवाद भी रहता हो। कुछ भी हो, वह यह कह रहे थे कि दुनिया के सामने भारत में यह घोषित करना बड़ी अजीब बात थी कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। और ये नेहरू के वाक्य को कोट किया गया है, उनके शब्द हैं, इस कल्पना से ही मेरा सिर चकरा उठता है। किस कल्पना से? कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है। तो प्रश्न ये उठता है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है, इससे यदि आपका सिर चकरा उठता है तो आपने हिंदी के लिए क्या किया? आपने भारतीय भाषाओं के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। जब तक आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहे तब तक आपने अंग्रेजी की बातें की। उससे आपने कहा कि संसार के ज्ञान विज्ञान की खिड़की है अंग्रेजी। जैसे लग रहा है भारत में कोई विज्ञान था ही नहीं।
जवाहरलाल नेहरू के साथ समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि उस व्यक्ति ने भारत का शास्त्र पढ़ा ही नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं लिखा कि 1936-37 के आसपास जब वो किसी जेल में थे तो पहली बार उन्होंने रामचरितमानस के दर्शन किए। ये उन्होंने स्वयं लिखा है। आप बताइए, 36-37 का मतलब हो गया आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व। हमारा देश आज की तुलना में कहीं अधिक धर्मप्राण रहा होगा, और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो उत्तर भारत या हिंदी क्षेत्र में तो घर घर में उपलब्ध होता है। इन्होंने दर्शन किए, कितना पढ़ा, कितना समझ में आया ये तो भगवान जानता है, लेकिन यह नेहरू की स्वयं स्वीकारोक्ति है। मुझे उनका कुछ लिखा आज तक मिला नहीं हिंदी में। जवाहरलाल नेहरू का जब विवाह हुआ तो उनका जो विवाह के लिए निमंत्रण पत्र छपा था वह छपा था फारसी में। तो आप समझ सकते हैं उस परिवार में हिंदी की क्या हैसियत थी, क्या स्थिति थी। और यही कारण है कि जब तक जवाहरलाल नेहरू जीवित रहे उन्होंने हिंदी का एक प्रकार से विरोध किया। केवल कुछ देशों को लेकर, चूंकि उनको अपमानजनक लगता था कि हम कैसे अपना पत्रव्यवहार अंग्रेजी में करें, तो उनको मजबूरी में, विवशता में हिंदी को अपनाना पड़ा, क्योंकि यदि नहीं अपनाते तो और अपमान झेलना पड़ता। इसलिए इतना कार्य किया, अन्यथा भारत में उनका यही रवैया रहा और उसी का कुपरिणाम है, कुफल है कि नेहरू के बाद से लेकर आज तक भारतीय भाषाओं को स्थान कभी नहीं मिला जो अंग्रेजी को प्राप्त है, हिंदी को स्थान कभी नहीं मिला जो अंग्रेजी को प्राप्त है। आज अंग्रेजी के प्रति जो मोह है वो भंग हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वह किया है जो अभूतपूर्व है। आज शिक्षा दीक्षा में भी हिंदी माध्यम के रूप में स्थापित हो रही है, लेकिन नेहरू ने जो बहुत भयंकर थे और अभी तक हम उसका एक प्रकार से कहिए कुपरिणाम झेल रहे हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे परम आदरणीय पंकज जी, जिनको बहुत ज्ञान है नेहरू पर। वैसे तो जो विषय है बहुत गंभीर है, लेकिन उसका सार रूप आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने अच्छे से बता दिया। अब इसको अगर थोड़ा सा और समय है तो गहरे से जाएं तो ये तो नितांत सहज रूप से दिख जाता है कि जिस देश का कोई भी शासक बनना है उसको उस देश की भाषा तो आनी चाहिए। और भाषा वैसे तो बचपन में अवधी बोलते थे जवाहरलाल, तो भाषा उनको आती थी, लेकिन भाषा का जो एक ऐसा रूप है जिसमें कुछ शास्त्र चर्चा हो सकती है, राजनीतिक गंभीर बात हो सकती है, इतिहास, दर्शन, समाज शास्त्र आदि की बात हो सकती है, विधि की, न्याय की बात हो सकती है, राष्ट्र की बात हो सकती है, वैसी उस स्तर की भाषा उन्हें कोई भारतीय भाषा नहीं आती थी। तो इसका कारण कोई व्यक्तिगत भी है, लेकिन इसके कारण थोड़े गहरे देखने पड़ेंगे। हालांकि उसमें व्यक्तिगत आ जाता है, व्यक्तिगत जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया पूरी तरह आ जाता है, क्योंकि गांधी भी उन्हीं शक्तियों के मित्र थे जिनके जवाहरलाल नेहरू यानी अंग्रेजों के, अंग्रेज तो बहुत बड़ी जाति है, उसमें से जो शासन कर रहे थे, अर्थात जो वस्तुतः भारत को लूटने के लिए चाहे जो कर रहे थे, पाप, नीचता, नृशंसता, क्रूरता, छलघात, झूठ, संधि करना, तोड़ देना, ऋण लेना फिर नहीं चुकाना, ये सब दुष्कर्म जो कर रहे थे उनके ही मित्र कांग्रेस में बहुत से लोग थे, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के मित्रों के लिए ही हुई थी। लेकिन जो देशभक्त लोग हैं उन्होंने सोचा कि एक मंच जब बन गया है और फिलहाल हम
यद्यपि ये हमारे लिए शत्रु हैं, बाहरी हैं, अजनबी हैं अंग्रेज, लेकिन अगर हमारे राजा इनको मार के तत्काल भगा देते तो अच्छी बात थी, नहीं मारे हैं। तो अब बड़ी युक्ति से, क्योंकि उन्होंने 1858 में इंडियन आर्म्स एक्ट भी बना दिया था कि कोई शस्त्र बिना अंग्रेजों की अनुमति के उनके इलाके में, जो आज भारत में अंग्रेजों का शासन था, वहां उनकी अनुमति के बिना कोई शस्त्र नहीं रख सकता। और उनकी नकल में भारतीय राजाओं ने भी बना दिया था कि शस्त्र जो हो हमें पता रहे। और वो उन्हीं राजाओं को रहने दिए जिनसे उनकी संधि थी, जिन्होंने उनसे कहा था कि ठीक है आप आ जाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि इसीलिए कलकत्ता से डरकर वो भगे थे कि वहां अनुशीलन समिति और बहुत से क्रांतिकारी संगठन थे और इनको अपनी जान का खतरा था फिरंगियों को। तो दिल्ली के लिए उन्होंने आश्वासन लिया राजाओं से। तो पहली बार दिल्ली राजधानी 1932 में बन पाई। वस्तुतः 36 में ठीक से, लेकिन 32 है। 1932 में पहली बार दिल्ली राजधानी बनी। तो क्यों बनी दिल्ली राजधानी? क्योंकि कोलकाता से उन्हें डर था कि क्रांतिकारी हमको कभी भी घेर के मार डालेंगे। तो दिल्ली में क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि दिल्ली में राजस्थान के राजपूत राजाओं ने और भी बहुत से राजाओं ने उनको अभय दान दिया था कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा शांति चाहिए अपने देश में, तुम हमारी रक्षा करना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो कांग्रेस 1857 में जब लगा कि अंग्रेज यहाँ से मार भगाए जाएंगे, तो अचानक भारतीय राजाओं ने ही, वस्तुतः कोई ब्रिटिश सेना थोड़ी लड़ने आई थी, जो देशभक्त भारतीय थे, जो अंग्रेजों को बाहरी अजनबी आतताई मानकर भगा रहे थे, उनसे लड़ने कौन आया था? तो गुरखे लड़े, सिख लड़े, राजपूत लड़े, यही सब लड़े। रॉयल बंगाल आर्मी के सभी जातियों के लोग लड़े, जिनमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, अन्य जो आजकल ओबीसी जातियां हैं वो भी थीं, महार लोग भी थे। ये सब अंग्रेजों की ओर से, डॉक्टर अंबेडकर की जाति के लोग भी थे। ये सब लोग अंग्रेजों की ओर से भारत के देशभक्त और धर्मनिष्ठ राजाओं से लड़े। तो फिर इसीलिए आते से ही उन्होंने क्या किया कि शस्त्र धरवा लिया। फिर भी उनको डर था। गौरक्षणी सभाएं बनी तो उसका भी बहुत बड़ी संख्या में, जैसे अभी महाकुंभ में भीड़ उमड़ रही है ना, गौरक्षणी सभाएं चारों तरफ बनने लगी, हजारों गौरक्षणी सभाएं बन गई। तो स्वयं ब्रिटिश महारानी का पत्र है, जो हमने अपनी पुस्तक सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति गोमाता में दिया है, कि वो घबरा रहे हैं कि देखो ये गौरक्षणी सभाएं कहने को तो धार्मिक प्रश्न पर हैं, पर ये कभी भी हमको सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं। तो कोशिश करो कि ऐसा दिखाओ कि गोमांस भक्षण हमारा आवश्यकता है हमारी, और हम गाय काटेंगे। उद्देश्य यह है कि हिंदुओं को दबा के रखो। तो इस तरह से वो चल रहे थे। तो धीरे धीरे पहले उन्होंने पूरी तरह अपने मित्रों का, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशनों में पहले गाना गाया जाता था कि ब्रिटिश सम्राट अमर रहें या ब्रिटिश महारानी अमर रहें, हम सब ब्रिटिश महारानी के सेवक हैं, ये सब गाने गाए जाते थे। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आदि जब आए तो उन्होंने इन गाने को बंद करवा दिया। और फिर बड़ी संख्या में कांग्रेस से भी लोग जुड़े और लोकमान्य तिलक आदि के आयोजनों से बहुत लोग जुड़े। हिंदू महासभा भी बनाई लाला लाजपत राय ने, लोकमान्य तिलक ने गणेश पूजा कराई, फिर दुर्गा पूजा भी शुरू हुई और ज्यादा बड़े पैमाने पर। वो भारत माता की तरह उनको देखा जाने लगा, दुर्गा को, रणचंडी को। इससे अंग्रेज घबरा गए। तो उन्होंने अपना एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड मित्र थे, जो कि अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे वफादार प्रजा कहते थे, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो उन्होंने कहा भाई तुम बड़े कुशल हो, तुम जो यहाँ हमारे चापलूस हैं मोतीलाल वगैरह, उनकी तरह नहीं हो कि वो कुछ जानते ही नहीं, बल्कि तुम थोड़ा भारत की भाषा जानते हो और सनातन धर्म के लोगों की भाषा, शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, पदावली जानते हो। और हमारे तो तुम कहते ही हो कि हम सबसे भरोसेमंद वफादार प्रजा हैं, क्योंकि गांधी जी 50 वर्ष की उम्र तक गांधी जी ने एक बार भी देशभक्ति की बात नहीं की थी, लेकिन वो थोड़ा भारतीय पदावली में जरूर बोलते थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप भारत आइए। तो अंग्रेजों की योजना से दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए। उसके बाद से इसमें सबसे बड़ी भूमिका अंग्रेजों के पक्ष में एक वातावरण बनाने की मुख्य भूमिका मोहनदास करमचंद गांधी जी की थी।
मोतीलाल नेहरू ने उनको शुरू में धन आदि दिया था, तो वो उसका आभार मानते थे, ऋण मानते थे और दबते भी थे मोतीलाल नेहरू से। तो उन्होंने कहा, भाई तुम बड़े नेता बन गए हो हिसाब भर। हालांकि सबसे बड़े नेता नहीं थे गांधी जी 1947 तक कभी भी, जैसा बाद में जवाहरलाल ने बताया, लेकिन जवाहरलाल ने तो ये दिखाया जैसे वही एकमात्र नेता है, और फिल्में और गाने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये सब इतना झूठ और छल है। 1947 तक गांधी जी देश के अनेक नेताओं में से एक थे, लेकिन एक प्रमुख नेता थे। तो मोतीलाल ने कहा कि भाई इस लड़के को भी लाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूं। तो समय पर उन्होंने जवाहरलाल का पोषण किया। तो ये जो मंडली है, गांधी, नेहरू और उनके अनुयायी अपने को कहने वाले, इसमें से जो गांधी के अनुयायी अपने को कहते थे, उनको भारतीय पदावली आती थी, वो प्रार्थना भी करते थे, तो गीता भी आता था। उस समय तक घर घर में संस्कार थे हिंदुओं के, तो उनको हिंदुओं के सारे संस्कार, मानस का अंश, गीता के अंश, उपनिषद, ईशोपनिषद, यानी सब वो प्रातः जो भजन होता था घर घर में, हर हिंदू के घर में प्रातः उठते से ही पहले गृहपति जो है वो प्रभाती गाते थे, भजन गाते थे, श्लोक गाते थे, वो सब उन लोगों को याद थे। और उन्होंने ये प्रार्थना सभा अभी शुरू कर दी, जिसमें बाद में थोड़ा कुरान और बाइबिल के अंश भी जोड़ दिए, लेकिन मुख्य क्या था, हिंदू भजन, जिससे कि हिंदुओं को लगे कि अरे ये तो हमारे ही जैसे हैं, हमारे अपने प्रतिनिधि हैं। तो गांधी जो है अंग्रेजों के प्रति अनुराग पैदा करने में और ये दिखाने में कि ये हमारे ही लोग हैं, सबसे अग्रणी व्यक्ति थे। तो गांधी की छत्र छाया में जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़े। लेकिन जवाहरलाल जो हैं वो सबसे कम प्रतिभाशाली थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं लिखा है कि जब मैं हैरो पब्लिक स्कूल में था, तो मैं जो लड़के जिस तरह की बातें करते हैं, उनका इशारा ये था कि सेक्स शादी की बातें करते थे, वही सब करता था, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। और गांधी जी ने कहा है कि हम लोग लंदन इसलिए पढ़ने गए कि वहाँ भारत में अंग्रेजों के जो स्कूल हैं अंग्रेजी वाले, वहाँ भी पढ़ाई, जो कि पुरानी परंपरा थी ना भारत में अध्यापन की, तो जो भारतीय घरों के, खासतौर से हिंदू घरों के श्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोग शिक्षक बने, वो भले ब्रिटिश शासन जिस हिस्से में था वहाँ अंग्रेजी स्कूल के बने, लेकिन प्रतिभा तो वही थी, मेधा तो वही थी, स्मरण शक्ति भी उनमें सबकी बचपन से ही शास्त्र आदि कंठाग्र करने के कारण बहुत तीव्र रहती थी। तो अंग्रेजी स्कूलों की भी पढ़ाई बहुत तेज होने लगी। अगर आप लोग अपने, हमारे श्रोता जो हैं वो ज्यादातर युवक होंगे, तो अपने पिताजी आदि से पूछिए जो ब्रिटिश काल में पढ़े होंगे, यहाँ तक कि शुरू में सन 1950-55 तक भी उसका असर था। तो तब की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल की भी अभी से बहुत ऊंची थी। क्यों? क्योंकि जो भले अंग्रेजी शिक्षा में गए, लेकिन जो भारतीय घरों के विद्वान थे या शिक्षक थे, अध्यापक थे, वो बड़े मेधावी, निष्ठावान और उनको परिश्रम की आदत थी, तो अपने विद्यार्थियों से भी परिश्रम की अपेक्षा करते थे। यहाँ तक कि जो अंग्रेजी के अध्यापक बने, लॉ के अध्यापक बने, वो भी यहाँ संस्कार तो पुराने हिंदू संस्कार थे ना, हिंदुओं के संस्कार विद्या के संस्कार हैं, परिश्रम के संस्कार हैं। तो यहाँ कठिन था, ये गांधी जी का लिखित है कि यहाँ लॉ करना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ आपको काफी पढ़ना पड़ता है। जो अध्यापक हैं वो रगड़ के विद्यार्थियों से मेहनत कराते हैं, उस विषय का ज्ञान करा देते हैं। भले वो अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी कानून है, लेकिन जब उसमें पढ़ रहे हो, डिग्री लेनी है, तो पढ़ो टट के, रगड़ के, खूब याद करो। और इंग्लैंड में डिग्री पाना बहुत सरल था, क्योंकि वहां बहुत चीजों के नंबर थे, खेल कूद के नंबर थे, कुछ और आप सोसाइटी में चले गए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके नंबर थे, फिर कुछ रियायत होती, फिर कुछ सुविधाएं रहती थी, जो हमारे प्रति वफादार है उसको तरह तरह से बपतिस्मा सरलता से ले ले। टेम्पल में, टेम्पल का अर्थ होता है ईसाई पूजा का गर्भगृह, मंदिर नहीं होता। टेम्पल में जाके बपतिस्मा ले ले, उसमें आगे बढ़ बढ़ कर करे, उसके लिए गुप्त रूप से भी। ब्रिटिश शिक्षा काफी कमजोर शिक्षा रही है, भारत में लोग ज्यादातर जानते नहीं है। तो वो सब बहुत सी चीजों के नंबर मिलते हैं। बड़े बड़े गुंडों को वहाँ काफी पास किया जाता था, भले उनके पढ़ाई लिखाई नहीं, उसका अलग नंबर है, स्पोर्ट्स के अलग नंबर है। गुंडागर्दी का भी है कि चलो गुंडई में अपने क्षेत्र में आगे। इंग्लैंड की शिक्षा में ये सब था। तो ये जो यहाँ से जाते थे, उनको वहां से एलएलबी पास करना बहुत सरल था, तो जवाहरलाल इसलिए गए थे। तो कुल मिला के न तो ये मेधावी थे, न इनकी अध्ययन में रुचि थी, न इनको ज्यादा कुछ आता था। तो भारतीय भाषा में किसी प्रकार की दक्षता इन्होंने प्राप्त ही नहीं की। ऐसा नहीं है कि जैसे गांधी जी थे, उनको भारतीय भाषा में दक्षता प्राप्त की। जिसको दक्षता प्राप्त होगी वो आत्माभिव्यक्ति के बिना रुकेगा ही नहीं। तो गांधी जी भी अंग्रेजों के मित्र थे। गांधी जी ने अंग्रेजों की सबसे अधिक सेवा की भारत में। अंग्रेजों का सबसे बड़ा सेवक कांग्रेस में जब महात्मा गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नहीं है। जवाहरलाल तो
बाद का है। लेकिन चूंकि वो भारतीय भाषाओं में भी दक्ष थे, भारतीय संस्कार थे, वो काठियावाड़ की रियासत के दीवान के परिवार के थे, तो भाषाओं को जानते थे, तो उन्होंने अपने सभी जो मूल ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंद स्वराज हो, चाहे अन्य पुस्तकें हो, वो गुजराती भाषा में लिखे। और बहुत से लेख फिर बाद में हिंदी में भी लिखने लगे थे सीख सीख के, भले वो हिंदी थोड़ी सी गुजराती भाषा से मिश्रित होती थी। जवाहरलाल को ऐसा कोई संस्कार नहीं था, उनको भाषा आती ही नहीं थी। तो जवाहरलाल की विशेषता ही ये थी कि वो अंग्रेजों के परम भक्त और भारतीय संस्कारों में सबसे कमजोर, एक व्यक्तिगत रूप से इंद्रिय लिप्सा के शिकार, तरह तरह की इंद्रिय लिप्साएं, है ना, जो अंग्रेजी भाषा भूषा भवन भोजन को अपना ले भारत में, इसका मतलब वो इंद्रिय दास है, उसकी इंद्रियां बहुत कमजोर हैं और लोलुप है। अन्यथा अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करके ऐसे बहुत से लोग भारत में हुए हैं जो अगर संस्कारी हैं तो उनका खान पान रहन सहन भाषा सब अलग था। श्री अरविंद का देखिए, उनको तो अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच सब तीनों तीन चार भाषाएं बहुत अच्छी आती थी। और वीर सावरकर को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी, अन्य भाषाएं भी आती थी, लेकिन उनको अपनी भाषा में दक्षता प्राप्त थी। क्यों? अपनी भूषा भवन भोजन सब में उनको अनुराग था, प्रेम था, क्योंकि वो संस्कारी थे। जवाहरलाल बुद्धि से कमजोर होने के कारण, यद्यपि इलाहाबाद प्रयागराज का परिवेश ऐसा ही था जैसे अभी है, उससे भी अधिक धार्मिक था, लेकिन बुद्धि से कमजोर होने के कारण और प्रारंभ में एक थोड़ी छोटी सी बस्ती जो प्रयागराज की थी उसमें पैदा होने के कारण, जो वेश्याओं वाली गली थी उसमें, बाद में फिर थोड़ा कमा कमो के उन्होंने एक थोड़ा बड़ा सा घर बना दिया जिसकी बड़ी महिमा कांग्रेसियों ने गाई है। पर वो आनंद भवन जिसे कहा जाता है, वो उस समय के प्रयागराज के जो नामी गिरामी लोग थे, जैसे टंडन जी का परिवार है, अन्य बहुत से परिवार हैं, उनके सामने वो कुछ नहीं था, झोपड़ी जैसे ही था। मतलब झोपड़ी नहीं था, बड़ा घर था, लेकिन तुलना में कह रहे हैं कि उन लोगों के भव्य भवन थे, बहुत सा धन था, सोना चांदी हीरे जवाहरात से संपन्न बहुत से लोग इंग्लैंड में थे, वो प्रयागराज में थे, गलत कहे तो। प्रयागराज में वो काफी साधारण मध्यवर्गीय हैसियत ही थी मोतीलाल की। मोतीलाल जी पर अभी हम ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि जवाहरलाल नहीं जाते, अभी जवाहरलाल विषय हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है इसलिए थोड़ा बता रहे हैं। मोतीलाल नेहरू की सारी कमाई कब हुई है? जब अंग्रेजों ने अचानक भारतीय कानूनों, भारतीय जमींदारों के विरुद्ध कानून बनाने शुरू किए। तरह तरह के कानून बनाते थे, कहते थे ये लैंड सीलिंग है, ये अमुक है, तो तुम्हारी जमीन छीन लेंगे, तुम्हारे ऊपर फलाना मुकदमा चला देंगे। अजनबी से, भारत में कोई ऐसे मुकदमा कभी चलाते ही नहीं था राजा चाहे जिस पे। तो सारे बड़े बड़े जमींदार और किसान घबरा गए, तो उन्होंने ऐसे वकीलों को ढूंढना शुरू किया जो भाई हमारी बात अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई अदालत में इस तरह से रखो। एक तरह से वो दलाली का भी काम था, जजों से तुम्हारी दोस्ती हो तो हमारे पक्ष में निर्णय दिला दो। तो मोतीलाल नेहरू ने आसपास के जारी कांटी और जो बहुत से और है ना, फूलपुर, कछुआ, इन सब के कई रियासतों के और कई जागीरदार जमींदार जो कोई 10-20 गांव के हों, 50 गांव के हों, 40 गांव के हों, ऐसे जमींदारों के केस लड़े। और उसमें केवल इसीलिए कि हम तुम्हारा अंग्रेजी में अंग्रेजों की अदालत में पक्ष रख देंगे और तुमको जज से हमारी मित्रता भी है, हम तुमको छूट दिला देंगे, उसके लिए उनको बहुत पैसा मिला। तो सारा पैसा क्या मिला है? अंग्रेजों और जागीरदारों के बीच एक तरह की मध्यस्थता करने और अंग्रेजी में थोड़ा बोल बाल के उन कोर्ट के कानूनों का हवाला लेके होशियारी से उनको निकाल लेने। दांव पेच, कानूनी दांव पेच के जरिए प्रयागराज और मिर्जापुर और उसके आसपास के जागीरदारों की अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कोर्ट से रक्षा करना और कुछ उनको जजों से पैरवी करके सहूलियत दिलाना, इससे धन आया था। तो ये कोई बड़े व्यापार या बड़े कौशल या बड़े हुनर या बड़े शिल्प या बड़ी खेती से कमाया गया धन नहीं था, एक तरह की मध्यस्थता, बिचौलियापन, दलाली जो भी कह लें, उससे प्राप्त धन था। तो इसलिए संस्कार नहीं थे, अन्यथा धनी लोगों में तो बहुत संस्कार होते हैं। तो नौबढ़ थे ये, डॉक्टर लोहिया के शब्द से नौबढ़ वर्ग हैं, नए नए नवधनिक वर्ग हैं, नियो रिच। तो इसलिए उनमें नियो रिच में कभी संस्कार नहीं होते। तो ये ऐसे थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भयभीत हुए अंग्रेज, क्योंकि स्वयं ब्रिटिश लेखन में है
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे कठिन युद्ध जो मोर्चे का था, किस मोर्चे का था, तो वो कोहिमा के मोर्चे का था, क्योंकि वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में जो सेना लड़ रही थी वो सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रबल, और उससे हमें पराजय का भाव था। क्योंकि कोलकाता में जब बम आके गिरते थे उस समय उतने शक्तिशाली कोई परमाणु बम नहीं तब तक, वो तो परमाणु बम बहुत बाद में अमेरिका ने बनाया, छोटे मोटे बम होते थे। तो सारे कोलकाता वासियों ने लिखा है कि बम से दहल घर गिर जाते थे, हम लोग दहल जाते थे कि बस अब आए नेताजी, तब आए नेताजी, और खुश भी होते थे कई लोग कि अब अंग्रेजों को मार भगाएंगे। तो लगभग पराजय दिख रही थी अंग्रेजों की। तो बहुत से कारण हैं, जासूसी उनकी बड़ी तगड़ी हो गई और बहुत से और भी कारण हैं, संयोगवश वो जीत गए। तो सबसे बड़ी लड़ाई किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय क्षेत्र में सबसे बड़ी लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देने को न भारत के राजा महाराजा तैयार हुए, न गांधी जी तैयार हुए, कोई तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं नेताजी, तो हमको मार डालेंगे लोग। जवाहरलाल ने कहा कि मैं नेताजी से लड़ने जाऊंगा, और कुछ उसने इसी तरह के दलाल किस्म के लड़कों की एक सूची बना के, अब पता नहीं वो ट्रांसफर ऑफ पावर में पूरी संख्या नहीं दी हुई है, लेकिन बताया है कि मैं आपको, उसमें लिखा है कि जवाहरलाल एक सूची देने वाले हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लड़ने जाएंगे। तो ये पक्का हो गया कि ये हमारा आदमी है, हमारा दलाल है, गांधी से अधिक ये सुभाष के विरुद्ध हमारा साथ दे रहा है। और युद्ध में ये लोग घबराते बहुत थे, जैसे आप लोग जानते ही हैं, केडिया जी ने अपने कई वीडियो में बताया है कि जर्मनी के विरुद्ध लेनिन और स्टालिन ने साथ दिया तो उन्होंने उनको इनाम में सोवियत संघ बनवा दिया, जबकि वो वहां के लफंगे थे, है ना, सोवियत संघ के कोई शासक नहीं थे, लेकिन हमारा साथ दे रहे हो तो तुमको हम वचन देते हैं। इसी तरह वो एक सऊद नाम का एक छोटा सा घराना था, उसने साथ दिया तो उन्होंने तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया, तो उनको आज सऊदी अरब बनवा दिया। तो अंग्रेज ये सब करते थे, जो उनका वफादार हो, दलाल हो, उसको वो बख्शीश देते थे, राजा, जागीर आदि। तो ये बख्शीश में मिली है जवाहरलाल को प्रधानमंत्री की गद्दी, और गांधी जी को उन्होंने एक तरह से ब्लैकमेल किया ऐसा लगता है, क्योंकि गांधी जी उसके पहले कह रहे थे कि तुम यहाँ से जाओ, भले मार, वो डराते थे कि मार काट हो जाएगी, हम चले जाएंगे। तो गांधी जी का प्रसिद्ध पत्र है जो हमने अपनी पुस्तक में दिया है, लेट देयर बी ब्लड बाथ, होने दो रक्तपात, तुम जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। लेकिन जवाहरलाल वगैरह क्या क्या कह रहे थे, ओहो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ा संघर्ष है, इसमें मित्र शक्तियों का साथ देना चाहिए, और जर्मनी का विरोध करना चाहिए, और जापान का विरोध करना चाहिए, और नेताजी का विरोध करना चाहिए। तो वो समझ गए कि अरे गांधी तो हमको भगाने के चक्कर में अब आ गया है मौके पे, लेकिन हम इसकी कमजोर नस जानते हैं। वो कमजोर नस कुछ भी हो सकती है, जो उनकी सेक्स संबंधी विकृति थी, क्योंकि गांधी जी में बहुत से गुण भी थे, अच्छाई भी थी, लेकिन कुछ ऐसी कमजोरियां थी जो अंग्रेज ऐन मौके पे नस दबा देते थे तो वो पलट जाते थे। तो उन्होंने कहा भाई जवाहरलाल को बनाओ कांग्रेस का अध्यक्ष, जबकि कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक भी वोट नहीं दिया था जवाहरलाल के पक्ष में, और प्रदेश कांग्रेस समितियों ने, तो इसको अध्यक्ष बनना ही नहीं था, और जो अध्यक्ष बनेगा उसे ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये अंग्रेजों का प्रस्ताव था। तो गांधी जी ने ऐन मौके पर गुपचुप कांग्रेस कार्यकारिणी के लोगों को एकांत में, ये रिकॉर्ड है, मंत्रणा की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी दोबारा बैठी और उसने भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया, और कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू को बनाना भी स्वीकार कर लिया। 2 बार अलग अलग बैठकें हुई। एक बैठक में ये कि हाँ कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल ही होगा, बाद में एक बैठक में कि हाँ भारत विभाजन स्वीकार है। तो अंग्रेजों ने चुन लिया कि कौन हमारा सच्चा निष्ठावान व्यक्ति है, जिसकी अपनी कोई जड़ें नहीं हैं, जिसकी अपनी भाषा में, अपने ज्ञान में, अपने भोजन में, स्वदेशी भाषा भूषा भवन भोजन किसी में कोई भी संस्कार नहीं है। ये तो जिसे कहते हैं सर्वहारा है, प्रोलेटेरिएट है ना, कल्चरली सांस्कृतिक रूप से सर्वहारा, जिसका सब कुछ लुट गया है। तो उन्होंने एक सांस्कृतिक सर्वहारा को चुन लिया। अच्छा तेरे पास कुछ नहीं है, चल तुझे हम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो हमारा वफादार है ना, और चल इन संधि कर ले। तो संधि उसने कर दी कि अंग्रेजी भारत में जारी रहेगी। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में कन्वर्जन एक दिन भी अलाउ नहीं रहेगा, कोई भी ईसाई रिलीजन के प्रचार की ऐसी अनुमति नहीं होगी कि वो दूसरों का धर्म बदलें, बस अपने बड़प्पन भले बताते रहें। जवाहरलाल ने कहा हाँ ईसाइयत के प्रसार की पूरी अनुमति होगी।
फिर उन्होंने कहा साझा इतिहास लिखा जाएगा। अब इंग्लैंड एक पिद्दी सा देश जिसका कुल 150 वर्षों का इतिहास है, उसके पहले इंग्लैंड 20 राज्यों में बटा था और अलग अलग राज्य आपस में लड़ रहे थे 200 वर्षों पहले, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। तो उसका इतिहास जो नया नया, और उसके पहले भी 10वीं शताब्दी के पहले तो वहां जो थे वो सब मर ही गए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ही। चलो मान लो ज्यादा पुराना भी मानो तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है, 1000 वर्ष का कुल अंग्रेज अंग्रेज का इंग्लैंड का इतिहास है। और भारत का हजारों वर्षों का है, हम लोगों के अनुसार तो करोड़ों वर्षों का है, हम सब जानते हैं। महाभारत तो इतना महान ग्रंथ है राजनीति शास्त्र का, युद्ध का, सबका, तो उसको तो प्रमाण है ही है। तो 5000 साल पहले ही जो अत्यंत विकसित और श्रेष्ठ समाज था, व्यापक धर्म था सनातन धर्म, उससे कहना कि साझा साझा कल्चर और साझी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ये ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट में है। तो ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनाया गया जो साझा संस्कृति, साझा इतिहास, अंग्रेजी भाषा का प्रचार और कन्वर्जन की छूट देगा। तो इसलिए जवाहरलाल को यही करना था। तो इसलिए ये तो सही है, ये प्रश्न बहुत ही सरल सा है और इसके मर्म को पकड़कर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने उसको बहुत ही मासूमियत से रख दिया कि भाषा नहीं आती थी। वो दिखता तो बड़ा सरल है कि अरे बेचारे को भाषा नहीं आती थी, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। भाषा नहीं आती थी ये सत्य है, अपनी भाषा में उसने कुछ नहीं लिखा ये सत्य है, भारत के विषय में कुछ नहीं जानता, तो डिस्कवरी जैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है। जब तुझे भारत को डिस्कवर करना है तो जहां का तू प्रतिनिधि है, क्योंकि आदमी डिस्कवर सदा पराये को करता है ना। हम लोग अगर कहेंगे कि ये खोज लिया हमने, तो वो खोज हमारी चीज नहीं होगी ना, किसी अन्य की वस्तु है जो हमने खोज ली। तो जवाहरलाल ने भारत को डिस्कवर करने की कोशिश की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसने कहा हम कोशिश कर रहे हैं। तो तुम थे किसके प्रतिनिधि, किसकी ओर से खोज कर रहे हो? खोज तो अपनी तो खोज नहीं की जाती। उन्होंने अपने पिता की खोज तो नहीं की कि मैं किसका पुत्र हूं ये खोज करूं, हालांकि उसको लेकर तरह तरह के विवाद थे, लेकिन उन्होंने ये तो खोज नहीं की। उन्होंने क्या, भारत की खोज, यानी मैं भारतीय नहीं हूं ये निश्चित हो गया उनका। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहा है ऐसा व्यक्ति सहज ही अभारतीय है, और सारी ही बातें उनकी, स्टोरी ऑफ हिंदुस्तान जो है वो भी इसी तरह की है, स्टोरी ऑफ इंडिया, माई स्टोरी भी ऐसी। अब क्या कहा जाए, वो तो आप देखिए जो उनकी चिट्ठियां हैं इंदिरा गांधी को, वो कोई पुत्री को ऐसे पत्र लिखे जाते हैं क्या? कुछ कुछ बीच में अच्छी ज्ञान की भी बातें हैं, लेकिन अजीब सा उसमें लस्ट है, अफेक्शन है, तो कई बातें हुई हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने सोच के चुना था। उस व्यक्ति ने ट्रांसफर ऑफ पावर के समय जो वचन दिया था, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर में ये पत्र भी है कि वो बार बार उनसे चुगली कर रहा है कि देखिए आपका, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एनिमी नंबर 1 कहा था, तो वो उनको लिख रहा है देखिए आपका एनिमी नंबर 1 रूस में देखा गया है, थोड़ा ढूंढिए। मतलब सुभाष चंद्र बोस को किसी तरह पकड़ लिया जाए, ये 1950-52 तक जवाहरलाल की बड़ी बेचैनी थी। पकड़ लो, पकड़ के फांसी दे दो तो मेरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहे। तो ऐसा व्यक्ति जानबूझकर भारतीय भाषाओं से बचता था, जानबूझकर उसका प्रयास था। ऐसा नहीं है कि वो चाहता तो मेहनत नहीं कर लेता, इतनी तो काम चलाऊ भाषा सबको आ जाती है। तो उसने योजना पूर्वक हिंदू धर्म और हिंदू समाज को और भारतवर्ष को कमजोर करने के लिए भारतीय भाषाओं से अपनी दूरी बनाई, भारतीय संस्कारों से अपनी दूरी बनाई, भारतीय भाषा, भूषा, भवन, भोजन सबसे, भारतीय कर्मकांड से, भारतीय धर्म से, सबसे दूरी बनाई। तो प्रधानमंत्री वो इसलिए हुए कि वस्तुतः वो भारत के स्वाभाविक शासक नहीं है, अंग्रेजों द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए व्यक्ति। अंग्रेजी राज के जो भी सनातन धर्म के नाश करने के लिए उठाए गए कदम हैं, उनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए चुने गए व्यक्ति हैं। तो वो अपना काम कर रहे थे, जवाहरलाल इसी के लिए चुने गए थे। लेकिन साधारण नागरिकों को या किसी भी जो इन सब पूरे इतिहास को नहीं जानता, उसको उसके मन में एक जिज्ञासा जगाने के लिए ये सबसे अच्छा सुंदर बिंदु है कि भाई क्या कोई व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है अगर उसे उस देश की कोई भाषा ही नहीं आती हो? ये क्या है, ये एक चाबी है जिसके द्वारा आप खोलते जाएंगे तो सारा तथ्य खुल जाएगा। ओहो, ये है न तो भारत कभी पराधीन था पूरी तरह। ऐसे ही हिंदुओं की सहायता से कुछ समय तक 1858 से 1947 तक उनके सहयोग से अंग्रेजों ने आधे भारत में शासन किया। तो इसको तो गुलामी नहीं कह सकते, साझा शासन है।
जैसे मुसलमानों की एक भी दिन गुलामी नहीं है, हिंदू मुस्लिम साझा शासन है, उसी तरह अंग्रेजों का जो शासन है वो हिंदू ईसाई साझा शासन है, या इंग्लैंड इंडियन साझा शासन है। उसमें बहुत सारे इंडियन बड़े बड़े पोस्ट में थे। तो आधे भारत में इंग्लैंड और इंडियन का, इंग्लिश और इंडियन लोगों का साझा शासन रहा। उसमें जो सबसे ज्यादा इंग्लिश जैसा इंडियन था जवाहरलाल नेहरू, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। तो उन्होंने, पहले भी उनको ठीक से भाषा नहीं आती थी, बाद में फिर उनके पास साधन आ गए तो अपना साधन का वो उपयोग करने लगे, जो उनकी इच्छाएं थी और जो उनका वचन था। नहीं तो आदमी ज्यादा आयु में भी सीख सकता है अपनी भाषा, कोई कठिन बात नहीं है। नहीं सीखते तो इतना साधन होता, आप किसी को रख देते कि तू भारतीय भाषाओं में लिख, मैं अपना नाम दे दूंगा, यही कर लेते। क्योंकि बहुत से ऐसे शासक हैं दुनिया में जिन्होंने अन्यों से, स्वयं लेनिन की पुस्तकें हैं, स्टालिन की पुस्तकें हैं जो लेनिन ने नहीं लिखी, स्टालिन ने नहीं लिखी, आज सब लोग जानते हैं। तो उसको प्रेत लेखन जिसे कहते हैं ना, किसी अन्य से लिखवा लिया। तो यही कर लेते, तुम भारतीय भाषाओं में लिखवा लेते, क्यों? लेकिन उसको भारतीय भाषाओं से चिढ़ थी। जो दूसरा उनका कथन है, मुख्य बात यह है कि न केवल भारतीय भाषाएं नहीं आती, बल्कि भारतीय भाषाओं से चिढ़ है। नहीं तो प्रेत लेखन करा लेते। बहुत से आजकल तो धर्माचार्य भी ऐसे हैं जो शिष्यों से लिखवा के अपने नाम पर पुस्तक छपवाते हैं, और नेता तो बहुत से हैं, कोई लिख देता है फिर वो किताब छाप देते हैं। तो हिंदी में, भारतीय भाषाओं में अपने नाम से कोई पुस्तक क्यों नहीं छपवाई जवाहरलाल ने, मूल पुस्तक? क्योंकि उनको भारतीय भाषाओं से चिढ़ थी। चिढ़ इसलिए थी कि वो पूरी तरह से कोई भारतवर्ष के सामान्य सहज रूप से प्रतिनिधि नहीं थे। वो भारतीय पतन और भारतीय विकृति और भारतीय कुंठा के प्रतिनिधि थे। अंग्रेजों के प्रति अपनी इंद्रिय लिप्सा के कारण अनुरक्त व्यक्तियों का एक समूह बन गया था धीरे धीरे, जो उसी तरह से अंग्रेजी गेटपिट बोलना और वही खाने पीने का तरीका और वही भवन भी फिर धीरे धीरे उसी ढंग का। हालांकि अंग्रेजों के पास कोई वास्तु नहीं थी, उन्होंने भारत में थोड़ा सा मिश्रित करके बनाया। ज्यादातर इमारतें तो भारतीय कारीगरों से ही बनवाई, उसमें थोड़ा सा शैली भेद कर दिया, कुछ स्कॉटिश कुछ इंग्लिश। तो उसी का आकर्षण, हाँ अंग्रेजों के बंगले, अरे भाई तो अंग्रेजों के बंगले सारे तो भारतीय कारीगरों ने बनाए हैं मूर्ख। तो जिसको भाषा भूषा भवन भोजन किसी का ज्ञान भी नहीं था भारत के, और अनुराग भी ब्रिटिश भारतीय यानी ब्रिटिश शैली का था, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना। इसलिए उसे भारतीय भाषाओं से चिढ़ थी, भारत से चिढ़ थी, सनातन धर्म से चिढ़ थी, हिंदू धर्म से चिढ़ थी, हिंदू समाज की हर क्रिया से उनको समस्या थी। लेकिन फिर भी वो कोई बड़े एक छत्र नेता नहीं थे, एक तो ये भी जानना चाहिए। इसीलिए जवाहरलाल तो अंत तक 1964 तक जो उत्तर प्रदेश के भी और देश के भी बड़े बड़े प्रमुख संस्कारी हिंदू थे, उनके परिवारों में जाते रहे, शादी ब्याह सब में जाते थे, अपने आप को घुला मिला दिखाते थे। नीति के स्तर पर उन्होंने अभारतीय चीजें अपनाई, लेकिन व्यवहार में वो सबके घर जाते थे, क्योंकि नहीं तो उनके पास था ही क्या। तो अपने को ये दिखाना कि देखिए हम पंडित हैं और हम आपके हैं और हम शादी में भी आए हैं, ब्याह में भी आए हैं, सुख दुख में भी आए हैं, कुशल थे, व्यवहारिक कुशलता थी, बिना किसी गुण के तो कोई कैसे होगा। लेकिन संस्कार से वो भारतीय संस्कारों से रहित थे, भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान और भारतीय परंपराओं और भारतीय न्याय सबसे अपरिचित थे, और अंग्रेजों के परम भक्त अनुरक्त थे। इसलिए उनको ये मिला, इसलिए उन्होंने ये किया। अब आगे डॉक्टर साहब अपनी बात और आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय पंकज जी के वचन सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस विषय में और कोई शेष पक्ष है। वैसे तो विषय अपने आप में बहुत व्यापक है, और एक दिन हम उनका जो उर्दू के प्रति अनुराग था, और वह अनुराग भी क्यों था, क्योंकि भारत में जो अपनी भाषाएं हैं उनके प्रति जो चिढ़ थी, उसी का एक कहिए कि प्रतिबिंब था। उस पर हम एक दिन वार्ता करेंगे। अभी हमारे लिए क्या प्रमुख विषय है, जवाहरलाल नेहरू इतिहास में समा गए, ये अब अतीत की बात है। दर्शकों से, सुधी श्रोताओं से आग्रह है कि वे मनन चिंतन करें कि हमारे देश में इतनी जागरूकता तो अवश्य फैले कि अब कोई व्यक्ति जो भारत की भाषा पर जिसका अधिकार नहीं है, उसमें दक्ष नहीं है,
उसमें निपुण नहीं है, वह कभी शासक न बने। और एक नाम तो मैंने आपके समक्ष रखा ही, जो राहुल गांधी, जिसको आप अर्धशिक्षित अपढ़ कह सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं जो भारत की भाषा से अवगत नहीं है वो भारत के ग्रंथों को भी नहीं समझ सकता। भारत के ज्ञान का जो भंडार है उसको देख नहीं सकता, और इस प्रकार से भारत की आत्मा को भी नहीं जान सकता। ऐसे अपरिचित एलियन अभारतीय चरित्र को फिर से शासक बनाया जाए, ऐसी स्थिति न बने, यह हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास में एक बार हमसे भूल हो चुकी है। जैसे पंकज जी ने कहा, एक कुसंस्कारी व्यक्ति, एक प्रकार का कहिए कि अभारतीय चरित्र हमारे ऊपर बैठा रहा, और 1-2 वर्ष नहीं 17 वर्षों तक। स्वतंत्रता के बाद वही वो समय था जिसको आप शैशव काल कह सकते हैं, जब हमारे देश की सारी संस्थाएं उठ खड़ी हो रही थी। विडंबना ये थी कि स्वयं ऐसे व्यक्ति ने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जिसने कभी स्कूल नहीं देखा था, कोई कॉलेज नहीं देखा था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी थी, लेकिन भारत के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एक प्रकार से वो मंत्री बना, और उसने भारतीय शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। और इतना सत्यानाश किया कि आज तक उसकी भरपाई नहीं हो सकी है, उसका काट नहीं आ पाया है, और हम लोग तो उसी शिक्षा की उपज है। इसलिए यह प्रश्न बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, और इस पर बहुत अधिक मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि फिर कोई शासक ऐसा न हो जो हमारी भाषाओं से जिसको चिढ़ हो, और हमारी भाषाओं के प्रति कोई अनुराग न हो, प्रेम न हो, लगाव न हो। तो इसी बिंदु पर आज की वार्ता का हम समापन करते हैं, और पूर्व की भांति पंकज जी धर्म की बात करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।